हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 21 क्लास में हिंदी साहित्य को पढ़ लिए। ठीक है, 21 क्लास हम लोगों का कंप्लीट हो चुका और ये जो क्लास है आज उपन्यास का, ये हमारा 22वां क्लास है। ठीक है, 22वां क्लास है। हम लोग एक क्रम वाइज कहा जाता है, क्रम वाइज हम लोग चल रहे हैं। ये पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े, उसके बाद आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़े, उसके बाद से भक्तिकाल में संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। उसके बाद से रीतिकाल में आए तो रीतिकाल, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। फिर आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें से हम लोग निबंध पढ़ लिए और नाटक, एकांकी, उसके बाद से कहानी। ठीक है, आज हम उपन्यास से संबंधित जितने भी PYQ हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या को भी देखेंगे। अगर हम समय ज़्यादा हो जाएगा तो हम व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं हम उसका PDF आप लोगों को दे देते हैं। तो हम PDF आप लोगों को दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। हम बहुत कोशिश करती हूँ मैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑथेंटिक मैटर है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उपन्यास का पहला प्रश्न है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। क्या आधार है? यहाँ प्रश्न पहले समझने की कोशिश करिए। यहाँ कह रहा है कि जो उपसंहार है उपन्यास का काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है, उसमें क्या कहा गया है? सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, या फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन? तो यहाँ आपका उत्तर है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। ठीक है, डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार जो है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन पर आधारित कथा वस्तु है। उसी कथा को लेकर इस उपन्यास में उसी कथा को लिखा गया है। और इस उपन्यास में श्री कृष्ण के सत्कार्यों का बखान नहीं, बल्कि उस द्वारिकाधीश कृष्ण का उत्तरार्ध है, जिसे महाभारत युद्ध के पश्चात उस युद्ध की विभीषिका ने कहीं दूर नेपथ्य में धकेल दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए ये व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आप लोग अब तक तो सारे जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से, वो लोग तो पढ़ ही चुके हैं उपन्यास, कहानी, नाटक जो भी हो। और ये आप लोगों का एक तरह से रिवाइज हो रहा है। ठीक है, रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग अपने आप को ये भी देख सकते हैं कि हम कितना तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक? तो ये अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखे हैं अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। अलमा कबूतरी इधर उपन्यास दिया गया है और इधर उपन्यास के रचनाकार के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो छप्पर सबसे पहले जिसको आप जानते हैं उसी पर टिक करिए। छप्पर है जयप्रकाश कर्दम की, और ये जो है दलित रचना है। ठीक है, दलित उपन्यासकार हैं जयप्रकाश कर्दम, और उनकी बहुत ही फेमस रचना है, फेमस उपन्यास है छप्पर। हर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और आमा है चित्रा मुदगल की, आमा है चित्रा मुदगल की। तो इतना आप 2 जानते हैं, तो इससे आप मिला सकते हैं। बी का हो गया पहला, बी का पहला, तो डी नंबर में दिया गया है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बी का पहला हो गया और डी का हो गया दूसरा। उसके बाद से ए का हो गया अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा की है, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा। और मुक्ति पर्व जो है मोहनदास नैमिषराय की है। ठीक है, ऐसे आप लोग मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सुक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर कमल राय, और सी नंबर क्या है?
डॉक्टर कमल राय, उसके बाद से विद्यानिवास मिश्र और डॉक्टर नामवर सिंह। तो पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। यहाँ का है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है और किसके द्वारा लिखा गया है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। अब इसमें जो ये कोटेशन आया है कि प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक मत किसके इनमें से किसने कहा है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है। किस उपन्यास में पाई जाती है समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा? जुलूस, नाच्यो बहुत गोपाल, मैला आंचल, प्रति परिकथा। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा नाच्यो बहुत गोपाल, जो कि ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की, ठीक है। जुलूस, मैला आंचल और प्रति परिकथा, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये है फणीश्वर नाथ रेणु का, फणीश्वर नाथ रेणु का, ठीक है। ये बिहार के रहने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु। एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल उपन्यास है उसमें बिहार का जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, मैला आंचल में मेरीगंज जिले का वर्णन किया गया है, मेरीगंज। और ये प्रति परिकथा भी इनका ही है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि उनके किस उपन्यास में बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसके किस गांव का वर्णन है? तो मैला आंचल में मेरीगंज और प्रति परिकथा में किस गांव का वर्णन किया गया है? परानपुर गांव का इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। जुलूस किसका रचना है? जुलूस उपन्यास किसका है? जुलूस उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है जुलूस। और इसमें ये पूछता है कि जुलूस में क्या है, जुलूस की विषय वस्तु क्या है? तो जुलूस में जो पूर्णिया जिले में आए थे शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से, उन लोगों की क्या समस्या है वो फणीश्वर नाथ रेणु ने वहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो तीनों को आप लोग अच्छे से समझ लिए। मैला आंचल में क्या है? मेरीगंज गांव की कथा है, और पूर्णिया का है परानपुर गांव की कथा, और जुलूस में है पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी थे जो कि पूर्णिया जिले में रुके हुए थे, उनके बारे में कथा का ये उनकी समस्याओं को दिखाया गया है। और नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर की है। इसमें क्या है? इस उपन्यास में समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा समय दे दिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो तीसरी सत्ता लिखा गया है गिरिराज किशोर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गिरिराज किशोर की एक और रचना है पहला गिरमिटिया, ठीक है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, ये भी उपन्यास है और इस पर इनको मिला है सन 2000 में व्यास सम्मान, ठीक है। पहला गिरमिटिया, यहाँ लिखते हैं पहला गिरमिटिया, और ये उपन्यास है किसका है? उपन्यास गिरिराज किशोर का है, और इस पर इनको सन 2000 में व्यास सम्मान मिला है, और ये रचना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, व्यास सम्मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि 30-40-50 उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रभाकर माचवे। 30-40-50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक हैं संजीव, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट, कितने पाकिस्तान। तो चौखट जो है कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है। चौखट जो है कमलेश्वर का उपन्यास नहीं है, ये है द्रोणवीर कोहली का। विराट कोहली नहीं बल्कि द्रोणवीर
वीर कोहली, ठीक है। और ये डाक बंगला कितने पाकिस्तान और कालियाँ थी कमलेश्वर का लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है चंद हसीनों के खतूत। कई बार पूछी गई ये रचना है, चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है, यानी उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, आसान सा प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, तो मराठी भाषा में कहते हैं। उपन्यास बंगला में उपन्यास कहा जाता था। सबसे पहले उपन्यास बंगला भाषा में ही लिखा जाता था, बंगला से ही उपन्यास को अपने हिंदी में लाया गया, ठीक है। तो हिंदी में भी इसको उपन्यास ही कहा जाने लगा। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में इसको नॉवेल कहा जाता है और मराठी में इसको कादम्बरी कहा जाता है। और गुजरात में इसको क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि गुजराती भाषा में ये उपन्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये संस्कृत तमिल इसको मत रखिएगा, इसमें कुछ नहीं, बस एक अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और ये गुजराती, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली और गुजराती। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि उपन्यास जो लिखा गया है किनके द्वारा सही है। तो नीला चाँद शिव प्रसाद सिंह, नीला चाँद किसके द्वारा लिखा गया है, शिव प्रसाद सिंह, और ये सही है। और ये शिव प्रसाद सिंह का जो नीला चाँद है 1988 का उपन्यास है, 1988 का उपन्यास है। और इस उपन्यास पर इनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अक्सर जो रचनाएं पुरस्कृत हैं पुरस्कार वही महत्वपूर्ण हैं और वही पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महाभोज। महाभोज उषा प्रियंवदा, सारा आकाश राजेंद्र यादव, मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो यहाँ महाभोज उषा प्रियंवदा का नहीं है, मन्नू भंडारी का है, ठीक है। मन्नू भंडारी का है, सारा आकाश राजेंद्र यादव का। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, इस पर भी पुरस्कार मिला है। मुझे चाँद चाहिए पर भी पुरस्कार मिला है सुरेंद्र वर्मा को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आपको ये बताना है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ तो मुझे प्रश्न करना यहाँ जरूरी बनता है कि किस सन में इनको मिला है। मुझे चाँद चाहिए पर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको किस सन में मिला है, ठीक है। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। अजय की डायरी, अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है। पहले ये जानिए अजय की डायरी जो है देवराज की रचना है और देवराज का ये उपन्यास है, अजय की डायरी, ठीक है, उपन्यास है। प्रश्न नंबर 14। आज थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है उपन्यास में और उपन्यास भी बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, तो इस वजह से तो प्रश्नों की संख्या अधिक होगी ही। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है ये घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, यानी जो शेखर एक जीवनी लिखी गई है उसमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। अनामदास का पोथा बात करें तो अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया उपन्यास है। इनके 4 उपन्यास है, अक्सर इनका क्रम पूछा जाता है तो उसको आप लोग देख लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। और दूसरे नंबर पर है चारु चंद्रलेख, चारु चंद्रलेख। और तीसरा है उनका पुनर्नवा, पुनर्नवा। और चौथा है अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, ठीक है। तो ये चारों क्रम से हैं, क्रम से लगाने के लिए पूछता है तो याद रखिएगा। और एक प्रश्न यहाँ पे और पुटअप करता है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा
किस विधा की रचना है। तो बहुत सारे लोग आत्मकथा देखकर आत्मकथा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है, अपने अपने अजनबी और भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र किसका है, बहुत ही ये भी फेमस है, ये जो चारों लिखी गई है ना, चारों बहुत फेमस है। शेखर एक जीवनी और भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी। ठीक है, ये है भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का, यहाँ लिखते हैं भगवती चरण वर्मा का, भगवती चरण वर्मा का। और इसमें 3 पीढ़ियों को दर्शाया गया है, 3 पीढ़ियों को दर्शाया गया है। और अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये दोनों किसका है, अज्ञे का है। शेखर एक जीवनी में जो शेखर है, 2 भागों में शेखर एक जीवनी है। पहले भाग में शेखर के किशोर जीवन का मतलब किशोर जीवन को दर्शाया गया, और दूसरा भाग है उसमें युवा काल को दिखाया गया है। ठीक है, और अनामदास का पोथा बता ही दिए, भूले बिसरे चित्र, अपने अपने शेखर एक जीवनी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं। प्रभाकर, माचवे, नरेश मेहता, भैरव प्रसाद गुप्त और रांगे राघव। तो यह पथ बंधुता, ये भी कई बार पूछी गई रचना है, तो यह नरेश मेहता की है, नरेश मेहता की है। नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नरेश मेहता को उनकी किस रचना पर, किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, अरण्या पर। ठीक है, अरण्या पर उनको, अरण्या काव्य है इनका नरेश मेहता का, उस पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988 में। ठीक है, 1988 में। एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो याद आता है मैं बता देती हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो ये जो तीनों उपन्यास हैं, ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, पहले ये जानिए, ये तीनों जो है इरावती, तितली, कंकाल, ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद की हैं, और सिर्फ यही तीनों उपन्यास वो लिखे हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के तीनों उपन्यास है, इसको क्रम से लगाने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले आएगा कंकाल, उसके बाद से तितली, उसके बाद से इरावती। ठीक है, तो कंकाल में नाम ही ऐसा है कंकाल, इसमें प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित इसमें लिखा गया है। और इरावती के बारे में पूछता है कि कौन सी रचना या कौन सा उपन्यास उनका अपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, इरावती जो है उनकी अपूर्ण उपन्यास है उनका। ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, तीनों के बारे में आप लोग जान लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है। तो दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से कौन उपन्यास एक उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। उपन्यासकार और उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्रा मुदगल, तत्सम राजू सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, नहीं बल्कि ये मुझे चाँद चाहिए, अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की है, और मुझे चाँद चाहिए पर जो सुरेंद्र वर्मा की रचना है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, मुझे चाँद चाहिए पर इनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चाँद चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है। सुरंग में सुबह, तो शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव और अमरकांत। तो सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। प्रश्न नंबर 20, सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वर्षा वशिष्ठ पूछी गई रचना है, वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, वर्षा वशिष्ठ जो नायिका है वो सुरेंद्र वर्मा के जो उपन्यास है मुझे चाँद चाहिए, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसकी ये नायिका है वर्षा वशिष्ठ। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हो गया। 21, मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं।
सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। अगर पूछे मुझे चाँद चाहिए उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1993। ठीक है, मुझे चाँद चाहिए का प्रकाशन वर्ष है 1993। और इनको किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मुझे चाँद चाहिए पर, 1996 में। 1996 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं। कौन है शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका? अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 23 है, लाल टीन की छत के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की एक और रचना है परिंदे। परिंदे याद रखिएगा, परिंदे 1961। ठीक है, परिंदे 1961 और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24, लाल टीन की छत की रचना है। किसकी रचना है? अभी ऊपर पढ़े हैं, निर्मल वर्मा की रचना है लाल टीन की छत। लाल टीन की छत, निर्मल वर्मा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? वे दिन, वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो ये वे दिन जो है उपन्यास है। किसका उपन्यास है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, वे दिन ये किसका उपन्यास है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निष्कवच उपन्यास की लेखिका हैं। निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? राजी सेठ। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? विषादमठ, हुजूर, बीज, दुखमोचन। तो अमृत राय का जो उपन्यास है वो है बीज। बीज जो है अमृत राय का उपन्यास है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं जुलूस को कि फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास है जुलूस, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए थे जो शरणार्थी जो कि पूर्णिया जिले में ठहरे हुए थे, उनकी समस्याओं को इसमें दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जाहिर सी बात है, ये बात सबको पता होगी, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30, आंचलिक उपन्यास का मतलब क्या होता है समझते हैं। अंचल विशेष से, जो अंचल विशेष को लेकर गांव को अपने जो गांव की जो समस्याएं हैं उसको दिखाया जाए, गांव की चीज़ों को रखा जाए, अच्छा हो या बुरा हो सबको। ठीक है, वही अंचल विशेष कहलाता है। तो ये अक्सर आप लोग देखे ही हैं अभी ऊपर वाले प्रश्नों में कि मैला आंचल में उन्होंने पूर्णिया जिले का जो मेरीगंज गांव है उसको वहाँ पर दिखाया गया है। परती परिकथा में परानपुर गांव को दिखाया गया है। और जुलूस में जो है पूर्णिया जिले में जो शरणार्थी आए हैं उसको दिखाया गया है। तो ये आंचलिक उपन्यास हुआ ही, अंचल विशेष को दिखाया गया, इसलिए आंचलिक उपन्यासकार कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मैला आंचल। ठीक है, मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यहाँ परती परिकथा भी फणीश्वर नाथ रेणु का है और मैला आंचल भी फणीश्वर नाथ रेणु का है। आधा गांव किसका है और वरुण के बेटे किसका है? वरुण के बेटे उपन्यास किसका है और आधा गांव किसका है? आधा गांव, आधा गांव राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम रजा, राही मासूम रजा, इनका उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो ये है 1966 का उपन्यास और इसमें गाजीपुर जिले के गंगौली गांव का वर्णन किया गया। गाजीपुर जिले के गंगौली गांव में जो मुसलमान थे उन मुसलमानों की कथा को या उन मुसलमानों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं, मैला आंचल हो गया, परती परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे।
ये वरुण के बेटे नहीं है, वरुणा के बेटे है, वरुणा के बेटे, वरुणा के बेटे, वरुणा के बेटे ये है नागार्जुन की। नागार्जुन भी बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, बिहार के हैं, नागार्जुन की है। नागार्जुन का जो मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, और इनको नागार्जुन के नाम से जाना जाता है। इनका ही उपन्यास है वरुणा के बेटे। वरुणा के बेटे का प्रकाशन वर्ष है 1957, और इसमें ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें मिथिला के मछुआरों के संघर्ष की कथा रखी गई है, मिथिला के मछुआरों के, ठीक है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, ये बिहार के रहने वाले हैं और मिथिला भी बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। तो मिथिला के मछुआरों जो मछली मारने वाले होते हैं उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में इसमें लिखा गया है। तो भूलिएगा मत, वरुणा के बेटे, ठीक है, वरुणा के बेटे। अगला प्रश्न है 31 नंबर, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है और यह फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। प्रश्न नंबर है 32, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? और ये मोस्ट है, आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी से संबंधित है आवारा मसीहा। अगर पूछे कि आवारा मसीहा उपन्यास के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ठीक है, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा को लिखे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर इसको पढ़िएगा आवारा मसीहा को, बहुत ही मतलब इमोशनल कर देने वाली ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, चतुरी चमार उपन्यास है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? तो चतुरी चमार निराला का है, ठीक है। अभी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास देखे हैं कंकाल, तितली और इरावती, ठीक है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है उनका अधूरा उपन्यास है, और यहाँ पर चतुरी चमार, बिल्ले सुर बकरिया, ये सब क्या है? निराला की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया, यानी नाट्य रूपांतर किसने किया? और ये भी कई बार पूछी गई रचना है, गिरीश रस्तोगी ने किया। कहने का मतलब ये है, प्रश्न को आप लोग समझिए कि जो राग दरबारी है उपन्यास, इसको श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। और उसी उपन्यास को नाट्य के रूप में, नाटक में, ये उपन्यास है और नाटक में रूपांतरित किया, नाटक के रूप में लिखा गिरीश रस्तोगी ने, जिसका नाम रखा गया रंगनाथ की वापसी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल है, ठीक है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी का 1968 का है राग दरबारी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, कौन सी रचना है? राग दरबारी 1968 है। बार बार इसलिए मैं कई चीज़ को बताते रहते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बार बार बताने से आप लोगों को याद हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का, मोहन राकेश। ये उपन्यास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मोहन राकेश का नाटक है। कटरा बियारजू सारा आकाश, कटरा बियारजू और सारा आकाश, ये भी इनका नहीं है, इनका बस एक ही है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सीमाएं टूटती हैं। ये भी उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। अभी एक और उपन्यास देखे हैं श्रीलाल शुक्ल का, राग दरबारी और सीमाएं टूटती हैं। इनके उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, यहाँ लिख देते हैं सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज इनका पहला उपन्यास है। उसके बाद से अज्ञातवास दूसरा है। लाइन से आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है श्रीलाल शुक्ल का, ठीक है।
सूनी घाटी का सूरज हो गया, अज्ञातवास हो गया, उसके बाद से राग दरबारी हो गया, राग दरबारी हो गया। और ये राग दरबारी नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का मतलब शिवपालगंज में कैसी जिंदगियां लोग जी रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ एक दिया गया है सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं, ठीक है, सीमाएं टूटती हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4। और एक है इनका मकान, मकान मकान 5 हो गया। उसके बाद से छठवां पहला पड़ाव, पहला पड़ाव। 7वां है विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत। और 8वां नहीं, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, शायद इनके 7 ही उपन्यास हैं। और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, ठीक है। इसको आप लोगों को कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना ही पढ़ेंगे आप लोगों के दिमाग में ये रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 38 हो गया, 38 नंबर। उसके बाद से 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं। ये तो देखने से ही पता चल रहा है। सरकटीलास, खून, ये सब जब शब्द आए तो गोपाल राम गहमरी को जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जासूसी उपन्यासकार कहे जाते हैं। आगे देखते हैं। 39 हो गया। 40 झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं, यानी महिला उपन्यासकार हैं। झूला नट किनके द्वारा लिखा गया है, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 41 है कि चाक, यहाँ झूला नट देख लिए आप लोग, और यहाँ पर चाक उपन्यास की लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न नंबर 42 कठगुलाब किसकी रचना है, मृदुला गर्ग की। अब ये आपको यहाँ पे बताना है कि कठगुलाब मृदुला गर्ग की रचना है, तो मृदुला गर्ग को कठगुलाब पर कौन सा पुरस्कार मिला है, आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। मृदुला गर्ग कौन सा उपन्यास, इस उपन्यास पर कौन सा पुरस्कार मिला है, व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है कठगुलाब पर। मृदुला गर्ग का कठगुलाब उपन्यास है और इस पर इनको मिला है व्यास सम्मान। और कठगुलाब जो है 1996 की रचना है, 1996 की रचना है, और इनको मिला है 2004 में व्यास सम्मान, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है, तो मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी मोस्ट है और ये भी नेट के सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर। आपका बंटी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इसमें बंटी जो रहता है उसको लेकर ही इस उपन्यास की रचना हुई है, और मम्मी पापा दोनों के बीच में ये पिसता रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है जिंदगी नामा किसकी रचना है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, जिसमें शाहजी और साहनी रहते हैं। पूछ सकता है कि शाहजी और क्या लिख दिया, साहनी ऐसा नहीं, शाहजी और साहनी, ये दोनों पात्र किस में मिलते हैं, जिंदगी नामा में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है, जिंदगी नामा, पूरा नाम है जिंदगी नामा जिंदा रुख, ठीक है। जिंदगी नामा जिंदा रुख किसका है, कृष्णा सोबती का है। अब आप ये बताइए कि कृष्णा सोबती को उनके किस उपन्यास पर व्यास सम्मान मिला है, समय सरगम पर। यहाँ लिख देती हूँ, समय सरगम पर इनको व्यास सम्मान मिला है। और समय सरगम का प्रकाशन वर्ष पूछे तो समय सरगम का प्रकाशन वर्ष है सन 2000, और इनको पुरस्कार व्यास सम्मान कब मिला है, 2007 में शायद मिला है, 2007 में इनको व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51
वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं? कौन है वैशाली की नगरवधू? आचार्य चतुरसेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधू। और ये ऐतिहासिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, वैशाली की नगरवधू किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु, अज्ञे। तो मानस का हंस लिखा गया है अमृतलाल नागर के द्वारा। मानस का हंस में मानस यानी तुलसीदास को केंद्र में रखा गया है, तुलसीदास को। ठीक है, और इनका एक है उपन्यास खंजन नयन। खंजन नयन, खंजन नयन में सूरदास को केंद्र में रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका वंटी, कलिकथा बया, बाईपास। तो इसमें खंजन नयन अभी हम ऊपर बताए हैं, खंजन नयन जीवनी परक है। किसके जीवन के ऊपर लिखा गया है? सूरदास के जीवन के ऊपर लिखा गया है ये उपन्यास। आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव, काला जल, पुनर्नवा। तो नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव जो है राही मासूम रजा का लिखा हुआ है, अभी हम ऊपर भी पढ़े हैं इसको। और नूतन ब्रह्मचारी किसका है? काला जल, पुनर्नवा। पुनर्नवा तो नामदास का पोथा, पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। प्रश्न नंबर 57 है, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं? तो राही मासूम रजा। ठीक है, राही मासूम, आधा गांव, टोपी शुक्ला, ये सब राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, आधा गांव उपन्यास है किसका है? राही मासूम रजा का। प्रश्न नंबर 59 है, आधा गांव के लेखक हैं राही मासूम रजा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 60, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार हैं? आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार। तो अभी हम लोग देखे हैं कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु से आंचलिक उपन्यास का जन्म होता है। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो आंचलिक उपन्यास है पहला कौन है? मैला आंचल। मैला आंचल 1954। ठीक है, 1954 का है। ठीक है, अब यहाँ तो दिया नहीं है फणीश्वर नाथ रेणु को, तो ये राही मासूम रजा भी आंचलिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62 है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? देश विभाजन राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, गबन प्रेमचंद का है, झूठा सच किसका है? यशपाल का है, और इन्हीं हथियारों से अमरकांत का है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि देश विभाजन की त्रासदी पर कौन लिखा गया है? तो झूठा सच लिखा गया है। झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल द्वारा लिखा गया है, और यह 2 भागों में है, याद रखिएगा। यह 2 भागों में है और दोनों भागों का नाम अलग अलग है। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1960 में। ठीक है, 1960 में। पहले भाग का नाम है वतन और देश, और दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। ठीक है, और ये उपन्यास भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं?
कौन है झूठा सच उपन्यास के लेखक, आपको बताना है। अज्ञेय मुक्तिबोध यशपाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, उत्तर हो जाएगा आपका यशपाल। प्रश्न नंबर 64 है सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है, राजेंद्र अवस्थी सूरज किरण की छांव उपन्यास के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है, बलचन्मा रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। तो परती परिकथा जो है नागार्जुन का नहीं है, वरुणा के बेटे है ना, वरुणा के बेटे। परती परिकथा किसका है, अभी आप लोग पढ़े हैं मैला आंचल। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का है, फणीश्वर नाथ रेणु का है। और परती परिकथा में किस गांव का वर्णन है, मेरी पूर्णिया जिले के परती परिकथा में परानपुर का, ठीक है, पूर्णिया जिले के परानपुर का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66 सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है, सांप्रदायिक समस्या। तमस, बलचन्मा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो तमस जो 1973 की रचना है यानी उपन्यास है, भीष्म साहनी का लिखा हुआ है, ठीक है, भीष्म साहनी का, ठीक है। और ये सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया है। ये शुरू होता है 5 रुपया देकर सुअर मारकर और मस्जिद के सामने फेंकने को इसमें बोलता है नथुराम को, ठीक है, वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है दंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, पूछ रहा है। तमस है ही, आधा गांव राही मासूम रजा का है ही, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है ही, और राग दरबारी शिला शुक्ल का इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 68 है, प्रश्न नंबर 68 निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ भी। झूठा सच यशपाल का, इसमें भी भारत पाकिस्तान का विभाजन है। तमस में भी है, भीष्म साहनी का, आधा गांव में भी है, राही मासूम रजा का, और कर्मभूमि जो कि प्रेमचंद का है, इसमें ये नहीं है, भारत पाकिस्तान के ऊपर नहीं लिखा गया है, बल्कि ये जो कर्मभूमि है इसमें किसान की समस्या को दिखाया गया है, ठीक है, किसान की समस्या को इसमें दिखाया गया है। ये 1933 की रचना है, 1933 की रचना है कर्मभूमि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, तो चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है उपन्यास, इसमें पाप और पुण्य को लेकर लिखा गया है चित्रलेखा में। और एक कई बार पूछी गई रचना है कि किस उपन्यास में पाप और पुण्य को लेकर लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो भगवती चरण वर्मा का है। ये चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है, जिसमें पाप और पुण्य को लेकर लिखा गया है। प्रश्न नंबर 71 है कि बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, तो बावन दास मैला आंचल का है, ठीक है, मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, उसका पात्र है बावन दास। गोदान किसका है, गोदान मुंशी प्रेमचंद का है, 1936 की रचना है, 1936 की रचना है। और इसमें किसान की समस्या को, कैसे किसान संघर्ष करता है, उसके बारे में दिखाया गया है। होरी, धनिया, झुनिया, ये सब इसमें पात्र हैं गोदान में। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का है, बलचन्मा नागार्जुन का है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, अभी हम बताए हैं गोदान का पात्र है। गोबर, गोबर, झुनिया, धनिया, होरी, हीरा, ये सब गोदान के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 73 है वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमाश्रम में मिलता है, ठीक है। गबन, गोदान, निर्मला। निर्मला में तो शादी जो है बहुत कह सकते हैं अंतर मेल नहीं है, अनमेल विवाह है इसमें। निर्मला जो है छोटी रहती है और बूढ़े से इसकी
शादी हो जाती है। गोदान का कहानी आप लोगों को पता ही है कि कृषक जीवन की समस्या को लेकर लिखा गया है। गबन है, उसके बाद से प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम में वर्ग चेतना, वर्ग वैषम्य इसका यह देखने को मिलता है प्रेमाश्रम में। अगर प्रेमाश्रम के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये है 1922 की रचना, 1922 की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गांधीवाद से प्रभावित है रंगभूमि। रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। गोदान भी प्रेमचंद का है, कर्मभूमि भी है, सेवा सदन। सेवा सदन से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सेवा सदन में 5 जो है पहले का ये उपन्यास है, उर्दू भाषा में पहले लिखा जाता था, सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? ये भी कई बार पूछा गया है कि सूरदास अंधा रहता है, अंधा सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का पात्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का पात्र है, अंधा सूरदास। एक और पात्र है, उसको भी यहाँ पर लिख लीजिए, विनय और सोफिया। ये भी पूछा गया है ये भी, तो याद आ गया मुझे, विनय और सोफिया। यहाँ लिखते हैं विनय और सोफिया, विनय सोफिया, और इसमें जो अंधा सूरदास रहता है वो भी। ये तीनों पात्र किसके हैं? रंगभूमि के हैं। प्रश्न नंबर 77 है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो रंगभूमि का पात्र है, विनय सोफिया और सूरदास। आगे भी फिर वही प्रश्न दिया गया है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो रंगभूमि का है। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 यानी 79, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? तो चौगाने हस्ती जब नाम था तो ये उर्दू में था, जब इसको हिंदी में ये कन्वर्ट किए तो यही रंगभूमि में बदल गया, इसका नाम हो गया रंगभूमि। ठीक है, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण, यानी कहने का मतलब कि जो उर्दू उपन्यास है चौगाने हस्ती नाम से प्रेमचंद का, उसका हिंदी रूपांतरण किस नाम से किया गया? तो रंगभूमि के नाम से किया गया। प्रश्न नंबर 81 कि प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। कैसा उपन्यास है ये? सामाजिक है, सामाजिक है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास पूछ रहा है, कौन सा है? तो अंतिम उपन्यास जो है गोदान 1936। ठीक है, गोदान 1936 प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है, सेवा सदन। ये बाजारे हुस्न का यानी उर्दू का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है, गोदान उपन्यास है, कैसा उपन्यास है? अभी हम लोग देखे हैं कि सामाजिक उपन्यास है, कृषक के जीवन पर किसान के जीवन पर लिखा गया है, कि किसान के यथार्थ को दिखाया गया है, यानी उसकी सच्चाई को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यथार्थवादी यानी यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 है। प्रश्न नंबर 85, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। दिया है गबन, गोदान, सेवा सदन। तो सबसे पहले कौन आएगा? गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931। गबन का प्रकाशन वर्ष है 1931। गोदान की बात करें तो गोदान है 1936, और सेवा सदन की बात करें तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918। आप लोग मिला सकते हैं। पहले आएगा सेवा सदन, ग 2 ऑप्शन में है, बी और डी। उसके बाद से आएगा आपका गबन, ग क ख बी नंबर में है। ठीक है, आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है,
निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है 1922। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष है, कर्मभूमि का है 1933 और गोदान का है 1936। गबन की बात करें तो गबन है 1931। आप मिला सकते हैं। सबसे पहले आएगा 1922 यानी प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम 2 में दिया गया है। फिर आएगा 22 के बाद 31 यानी गबन, प्रेमाश्रम के बाद गबन ऑप्शन सी में है। आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 87 है, मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र उपन्यास जो कि अधूरा रह गया है 1948 की रचना है, 1948 की रचना है और यह अधूरा है, यह प्रेमचंद का उपन्यास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। गोदान है 1936 में, सेवा सदन है 1918 में, कर्मभूमि है 1933 में, लेकिन शेखर एक जीवनी इनका उपन्यास नहीं है बल्कि अज्ञेय का है। शेखर एक जीवनी जो कि 2 भागों में है। एक भाग में कैशोर्य जीवन यानी शेखर के किशोरी जीवन को दिखाया गया है और जो दूसरा भाग है उसमें युवा काल को दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, क्योंकि प्रतिज्ञा जो उपन्यास है वो संशोधित उपन्यास है। सबसे पहले 1929 ईस्वी में ये उपन्यास प्रेमा के नाम से था, ठीक है, प्रेमा के नाम से था, ठीक है। उसके बाद से प्रेमा के नाम से पहले था 1929 में इसको प्रतिज्ञा के नाम से लिखा गया, ठीक है। तो यही है वो प्रतिज्ञा प्रेमचंद का। प्रेमा किस वर्ष था? प्रेमा 1907 में था, ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। प्रेमा 1907 में था और 1929 में ये प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। कौन है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता? राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 20 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, जिनकी एक कहानी है हार की जीत कहानी इनका भी है प्रेमचंद का, लेकिन सुदर्शन का हार की जीत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, वयम रक्षामः क्या है? कौन सी विधा है वयम रक्षामः? तो वयम रक्षामः उपन्यास है और किसका है? ये आचार्य चतुरसेन शास्त्री का है वयम रक्षामः। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? कहने का मतलब ये है कि कौन सी रचना है इसमें जो कि काशी से संबंधित नहीं है। काशी का 80, गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग वैतरणी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अलग अलग वैतरणी, ठीक है। काशी का 80, गली आगे मुड़ती है और झीनी झीनी बीनी चदरिया, इन सब में काशी यहाँ झीनी झीनी बीनी चदरिया में काशी के बुनकरों की बात कही गई है, ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह का ये रचना है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ठीक है। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अलग अलग वैतरणी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 94 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है अनाम दास का पोथा में, ठीक है। और 3 उपन्यास कौन कौन से हैं इनके? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा
पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा, यही 4 उपन्यास हैं इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 कि अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? तो बाणभट्टे की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। आपको ये अभी बताए हैं, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 कि बाणभट्टे की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 98। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा है उपन्यास। और मैं आपको पहले ही सजग कर दी हूँ कि बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा नहीं है बल्कि एक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 99 है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 100 है, बाणभट्ट की आत्मकथा है क्या है? तो एक उपन्यास है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 100 है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं, यानी चारुचंद्र लेख किनके द्वारा लिखा गया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 102 नंबर प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी। तो उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक, क्योंकि ये जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसमें जो लिए हैं पौराणिक कथाओं से ये कथानक लेकर ये उपन्यास की रचना किए हैं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103। क्लास बहुत लंबी हो गई क्योंकि बहुत सारे प्रश्न थे और मुझे एक ही क्लास में इसको ख़त्म करना था। ठीक है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, भट्टिनी है, निपुणिका है, एक निपुणिका है, भट्टिनी है और एक है, याद नहीं आ रहा है। ये सब जो है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ठीक है, और ये बाणभट्ट की आत्मकथा नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दिव्या उपन्यास को देखते हैं। दिव्या किसका है? यशपाल का, यशपाल का। ठीक है, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, जिसमें पाप और पुण्य को दर्शाया गया है भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का। और पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 104। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? BCPA आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी BCPA, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पूछ रहा है। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, भोजपुर का ठग। भोजपुर का ठग किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं है बल्कि ये गोपाल राम गहमरी का है। गोपाल राम गहमरी का है, जो कि जासूसी उपन्यासकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 106। प्रश्न नंबर 106 है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। रजिया बेगम उपन्यास है इनका। प्रश्न नंबर 107 है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो प्रसाद द्वारा जो इरावती है वो है ऐतिहासिक उपन्यास। ठीक है, और ये इरावती जो है अपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक के साथ साथ ये अपूर्ण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। 108 है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? अभी हम बताए हैं इरावती। प्रश्न नंबर 109 है, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? पाप और पुण्य को चित्रलेखा, जो कि भगवती चरण वर्मा का है। भगवती
चरण वर्मा का है। इसमें पाप और पुण्य को दर्शाया गया है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110 है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जाता है? ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञेय, मनोहर श्याम जोशी। तो ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय, ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। मनोहर श्याम जोशी नहीं है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जाता है? या किसे नहीं कहा जाता है, कौन नहीं है होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा, कौन नहीं है? मनोहर श्याम जोशी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 111 गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है। कौन है गुलाम मंडी? किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मला भुराड़िया। निर्मला भुराड़िया ने लिखा है कि गुलाम मंडी उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 112। प्रश्न नंबर 112 है दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की? ये कई बार पूछा गया है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रश्न नंबर 113 है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। भूतनाथ किसके द्वारा लिखा गया है? देवकीनंदन खत्री। ठीक है, देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री से एक बात याद आ गया है, एक और ये उपन्यास लिखे हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता कहा जाता है कि जिस समय चंद्रकांता लिखे उस समय अभी सभी लोगों की भाषा, पढ़ने लिखने की भाषा उर्दू थी। ठीक है, और इन्होंने लिखा इसको हिंदी में। चंद्रकांता उपन्यास लिखा हिंदी में। तो जो लोग इस कहानी को सुनते थे, इसमें जो कहानी वर्णित थी उपन्यास में सुनते थे, उनको मन करता था कि हम भी पढ़ें। तो बहुत सारे उर्दू भाषी लोग चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे। कितनी बड़ी बात है, एक रचना पढ़ने के लिए इन्होंने अपनी भाषा को सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 114 गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115 नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। नीला चांद हैं? नीला चांद सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है। इनमें से कोई नहीं। नीला चांद है शिव, नीला चांद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह का है। और इस पर इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी मिला है। शिव प्रसाद सिंह को साहित्य अकादमी मिला है। साहित्य अकादमी मिला है, अकादमी। और ये 1988 की रचना है नीला चांद, 1988। और इनको मिला है 1990 में। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। नीला चांद है, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है, और मुझे चांद चाहिए पर सुरेंद्र वर्मा को भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 116 नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन? नूतन ब्रह्मचारी किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 117 सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सौ अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, सौ अजान एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी दोनों के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 119 है काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल, काला जल जो है उपन्यास है। काला जल उपन्यास है और इस उपन्यास का कथानक पूछ रहा है कि इस उपन्यास का कथानक क्या है? तो ये सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। ठीक है, काला जल जो है गुलशेर खां सानी का है। गुलशेर खां सानी का उपन्यास है काला जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120 है काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? काला जल उपन्यास के लेखक हैं गुलशेर खां सानी, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 121 है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं और मृगनयनी का प्रकाशन वर्ष है 1950। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसने लिखा?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं, तो हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 123। आ ही गया वो रचना, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है, तो हरिऔध ने की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की, ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125। 125 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र, सुनीता, परख, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, ये सब जैनेन्द्र कुमार का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 126। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास का लिखा गया है, निवास दास का लिखा गया है, और इसी को ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 देखते हैं कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। 128, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न नंबर 129 है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 130 है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो 1882 में हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1882 में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, जिसको आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। प्रश्न नंबर 131 है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, तो आचार्य डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने जो चंद्रकांता है देवकीनंदन खत्री का, जिसको पढ़ने के लिए उर्दू भाषी लोगों ने हिंदी सीखी, उसको माना है हिंदी का प्रथम उपन्यास श्री कृष्ण लाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 132। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, हृदय हारड़ी उपन्यास जो है ऐतिहासिक है, हृदय हारड़ी, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी का लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 133। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की है, तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, और इसमें जो है बनारस के बुनकरों के बारे में लिखा गया है कि बनारस के बुनकर अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 134 है कि अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है, तो बुनकरों के जीवन का संघर्ष है, बनारस के बुनकरों के जीवन का संघर्ष है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 135 है कि सन्यासी किसकी कृति है, तो सन्यासी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 136। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है, तो पहला गिरमिटिया महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर लिखा गया है, और इसको लिखा किसने है, तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का लिखा गया है, गिरिराज किशोर का। और गिरिराज किशोर को पहला गिरमिटिया पर पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, अभी हम ऊपर आप लोगों को बताए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सन 2000 में मिला है, लेकिन कौन सा उपन्यास मिला है, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण, इन चारों में से कौन सा सम्मान उनको मिला है, बताइएगा। अगला प्रश्न देते हैं प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 है, प्रश्न नंबर 137, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है, गिरिराज किशोर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 138 है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल बया का घोंसला। प्रश्न नंबर 139 है, रूपा जीवा उपन्यास है, रूपा जीवा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 140 है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख
किस उपन्यास में नहीं है? तो कब तक पुकारूं उसमें भी है, सैलूस है उसमें भी है, झूला नट में भी है, लेकिन सेवा सदन में नहीं है। सेवा सदन किसका है? सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 141। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, यानी उपन्यास में कौन सा तत्व नहीं आता? कथा वस्तु आती है, चरित्र चित्रण किया ही जाता है कि किसका चरित्र कैसा है, उपन्यास में लिखा ही जाता है, कथोपकथन होता ही है, रंग निर्देश नहीं होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रंग निर्देश। थोड़ा इसको हम पढ़ लेते हैं, अब तक तो किसी को नहीं पढ़े, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं कि विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। वो 6 तत्व कौन कौन से हैं? कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण तथा छठवां है उद्देश्य। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, यह नाटक का है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अब तक हम लोगों ने 141 प्रश्नों को 141 प्रश्नों को पढ़ लिया है। 141 प्रश्न के जरिए हम लोग प्रैक्टिस किए हैं संपूर्ण उपन्यास का। ठीक है, संपूर्ण उपन्यास का। तो आज की क्लास बहुत लंबी हो गई और समय की कमी के कारण हमको एक ही क्लास में इस क्लास को लेना पड़ा, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट रहे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में जीवनी के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।